नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन के इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला पहला वोट। सीपी राधाकृष्णन और वी सुदर्शन रेड्डी के बीच है मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए रवाना। दोनों राज्यों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। पीड़ितों से करेंगे मुलाकात के बाद स्थिति का करेंगे आकलन। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम का भारत के दौरे पर मुंबई पहुंचे। 8 दिन की यात्रा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। नेपाल में सोशल मीडिया बहाल। सरकार ने कल हुई हिंसा के बाद हटाया प्रतिबंध। भारत की नेपाल में सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत से मुद्दों का समाधान करने की अपील। और अफगानिस्तान और हांगकांग की भिड़ंत में के साथ आज से यूएई में शुरू होगा एशिया कप T20। मेजबान देश के साथ कल भारत खेलेगा अपना पहला मैच। और खबरों की शुरुआत उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के साथ, जिसके लिए मतदान शुरू हो चुका है। देश के 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद भवन में आज वोटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला वोट डाला। इसके बाद केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जितेंद्र सिंह, प्रहलाद जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, कांग्रेस के गौरव गोगोई, सपा के रामगोपाल यादव और DMK के सांसद दयानिधि मारन ने मतदान किया। इस समय मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीधी टक्कर एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। इस चुनाव में बहुमत के लिए 391 वोटों की जरूरत है। इस बार दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं। राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं, जबकि रेड्डी तेलंगाना से हैं। एनडीए ने किसी भी चूक से बचने के लिए इस बार मैन टू मैन मार्किंग की रणनीति बनाई है। इसके तहत सांसदों को अलग अलग समूहों में बांट दिया गया है और किसी को एक को प्रभारी बना दिया गया है। संख्या बल की बात करें तो एनडीए का ही पलड़ा इस समय भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मतदान सुबह 10 बजे से शुरू हुआ है, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। शाम 6 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी और फिर विजयी उम्मीदवार का ऐलान किया जाएगा। राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए बैलेट पेपर से गुप्त मतदान हो रहा है। यह मतदान सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य हैं। वर्तमान में 5 राज्यसभा और 1 लोकसभा सीट खाली होने से 781 सांसद मतदान के लिए अधिकृत हैं। भारत राष्ट्र समिति 4 राज्यसभा सांसद और बीजू जनता दल के 7 राज्यसभा सांसद और शिरोमणि अकाली दल के 1 लोकसभा और 2 राज्यसभा सांसद ने अपने सांसदों को मतदान से दूर रहने के लिए कहा है। एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन की जीत को लेकर एनडीए गठबंधन के दल काफी आशान्वित नजर आ रहे हैं। बहुत ही बड़े बहुमत के साथ माननीय सीपी राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति बनेंगे, कहीं कोई शंका नहीं है। इतने बड़ा बहुमत मिलेगा जितना विपक्ष को भी उम्मीद नहीं था। जिस तरह के उम्मीदवारों का चयन विपक्ष करती है, खास करके जिस प्रकार के विवादास्पद इतिहास वालों का चयन विपक्ष करती है, वह खुद ही उनके टूट का प्रतीक है। वो खुद नहीं चाहते हैं कि उनमें आपस में एकजुटता रहे और यह आज के वोटिंग में भी परिलक्षित होगा। 100% से भी ज्यादा आश्वस्त हैं, क्योंकि एनडीए के पक्ष में बहुमत है तो जीत एनडीए की होगी और उपराष्ट्रपति पद पर एनडीए के उम्मीदवार बैठेंगे। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए आंकड़ों का गणित समझते हैं।
उपराष्ट्रपति के चुनाव में डाले गए हर वोट का मूल्य समान होता है। अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कुल वैध मत कितने हैं, 781। जीत के लिए जो जरूरी जादुई आंकड़ा है वो 391 का है। वर्तमान में आपको बता दें लोकसभा में कितने सदस्य हैं, 542 सदस्य हैं। लोअर हाउस में 542 सदस्य हैं, वहीं राज्यसभा यानी कि अपर हाउस में 239 सदस्य हैं। आंकड़ों के लिहाज से बात करते हैं। आंकड़ों के लिहाज से एनडीए विपक्ष से काफी आगे दिख रहा है, क्योंकि दोनों सदन में एनडीए के मिला लिए जाए तो 425 सांसद हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के 311। लोकसभा में एनडीए के कितने हैं, 293। वहीं राज्यसभा में 132। वहीं इंडी गठबंधन की बात की जाए तो कुल संख्या 311 की है, जिसमें लोकसभा में 234 है, वहीं राज्यसभा में 77 सांसद विपक्ष के हैं। तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इस समय मतदान जारी है। सीधी टक्कर नजर आ रही है सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी के बीच में, और पहला वोट जो डाला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला है। यहाँ विजय चौक से दिल्ली से हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुक करेंगे अमरेंद्र का, जानेंगे उनसे ताजा अपडेट। अमरेंद्र, मतदान की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की, लेकिन अगर देखा जाए आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए, गणित के हिसाब से देखा जाए तो साफ पता चल रहा है कि किसकी जीत सुनिश्चित है। लेकिन क्या ये लड़ाई प्रतीकात्मक लड़ाई नजर आ रही है? क्या ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई भी नजर आ रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पे भावना, अगर बात करें तो आंकड़े और बहुमत के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन एक मजबूत स्थिति में है, और जो इंडी गठबंधन है वो कहीं ना कहीं आंकड़ों में भी पीछे है। इंडी के पास लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या को मिला के भावना 319 बैठती है, जो बहुमत का जो आंकड़ा है 391, उससे 72 सीटें कम है। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा पहले तौर पे ही जो पहला जो रिएक्शन है उसमें ही इंडी गठबंधन को कमजोर बना देता है। और अब बात करें अगर लोकसभा की, तो लोकसभा में देखिए 542 सदस्यों की सदस्य संख्या होती है, लेकिन इस समय एक सदस्य कम है, यानी कि लोकसभा में ये आंकड़ा जाके 541 पहुंच जाता है। और राज्यसभा में आपको पता है कि 245 सदस्यों की संख्या होती है, और उसमें इस वक्त जो है 6 सदस्य कम है, यानी कि ये आंकड़ा जाके 239 का पहुंच जाता है। और लोकसभा में एनडीए के पास जो है 541 में से 293 सदस्य हैं। वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 239 में से 129 सदस्य हैं, और दोनों हाउस को मिला के जो ये आंकड़ा पहुंच जाता है 781, यानी कि 700 सदस्य जो है लोकसभा और राज्यसभा को मिला के इस मतदान प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। और एनडीए का जो बहुमत का आंकड़ा है वो 422 है, जो इंडी गठबंधन के 319 के आंकड़े से अलग है। ये तो मोटा तौर पे गणित हो गया। अब हम बात करते हैं जो पार्टी इसमें एब्स्टेंट रहने वाली है भावना, उसमें जो है केसीआर की पार्टी जो है वो बीआरएस एक रीजनल पार्टी है, और उसके पास लोकसभा और राज्यसभा में 11 सदस्यों की संख्या है, जिसमें 7 जो है लोकसभा में है और 4 सदस्य जो है राज्यसभा में। इसके बाद नवीन बाबू की जो पार्टी है बीजू जनता दल, उसके 8 सदस्य और शिरोमणि अकाली दल का 1 सदस्य इस मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि वो इंडी गठबंधन के साथ भी नहीं है और एनडीए के साथ भी नहीं है। दूसरा एक आंकड़ा जो रीजनल पार्टी का आता है वो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईआरसीपी है। वाईआरसीपी अगर आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में भी एनडीए के साथ थी, जबकि स्टेट में चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी और जनसेना की आंध्रा में सरकार है, लेकिन जगन मोहन रेड्डी वहां सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन केंद्र में वो एनडीए के साथ है। और वाईआरसीपी के पास 11 सीटें हैं जो कि एनडीए के पक्ष में जा रही हैं। तो ये जो आंकड़ा है उसमें से भी आप ये मानिए कि जो इंडी गठबंधन है उसका आंकड़ा कमजोर हो रहा है। अगर आपको कल का बयान किरण रिजिजू का और आज के जो प्रहलाद जी का या और सांसदों का है, तो उसमें ये कहना है कि बाकी जो इंडी गठबंधन के सदस्य भी हैं, जिस तरह से 68 साल के सीपी राधाकृष्णन की जो छवि है, 2 बार के लोकसभा सांसद हैं, इसके अलावा गवर्नर हैं महाराष्ट्र के, आरएसएस परिवेश से आते हैं, राजनीतिक सुचिता है, गवर्नर रहते हुए उन्होंने सामाजिक विषयों पे बहुत काम किया है और साफ
और बहुत स्वच्छ उनकी छवि है राजनीति में। और जो संवैधानिक जो पद है जिसपे सभापति के तौर पे आपको पता है कि राज्यसभा के संचालन की एक महत्व जिम्मेदारी भी होती है उपराष्ट्रपति के साथ, तो उस पद के लिए उनसे योग्य व्यक्ति नहीं है। इस तरह की बात तो एनडीए कह ही रहा है। विपक्षी खेमे से भी इस बात की कहीं ना कहीं आवाज आ रही है। और आपको इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो इंडी गठबंधन है वो इसलिए कमजोर है क्योंकि उनके जो सदस्य हैं वो अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनको इंडी गठबंधन के साथ ये तो साफ है कि इंडी गठबंधन है। यहाँ आंकड़ों के लिहाज से, गणित के लिहाज से कमजोर पड़ रहा है, ये तो साफ सी बात है और ये दिख भी रहा है और उसकी सुगबुगाहट भी साफ तौर पर राजनीतिक तौर से हमें दिखाई दे रही है। यहाँ हमारे साथ निशांत भी जुड़ रहे हैं। निशांत, क्या ये टक्कर ये भी कहे कि हमें पता है कि बहुमत के आंकड़ों से कौन ज्यादा है, किसका पल्ला भारी है, कौन यहाँ कमजोर पड़ता नजर आ रहा है, लेकिन जब आंकड़ों के बाद जीत सुनिश्चित की जाएगी, जब इसका गणित पूरा 6 बजे के बाद ये क्लियर होगा, तो मामला ये भी होगा कि किसका मार्जिन ज्यादा रहा। मार्जिन का खेल भी यहाँ बहुत चल रहा है क्योंकि दोनों खेमे चाह रहे हैं कि मार्जिन इंडी चाह रहा है कि कम हो और यही एनडीए चाह रहा है कि उसका मार्जिन ज्यादा हो। तो क्या ये मार्जिन की भी कहीं ना कहीं टक्कर नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ी बात है कि विपक्ष 324 जो सांसद हैं विपक्ष के, उनको लेकर पूरी तरीके से मजबूती के साथ उसने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया और विपक्ष के सांसदों की प्रतिक्रिया देखे तो जीतने तक का दावा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर सत्ता पक्ष की बात करें, सत्ता पक्ष बहुमत से बहुत ज्यादा नंबर लेकर बैठा हुआ है और सत्ता पक्ष भी अपने सांसदों को कार्यशाला दे रहा है, तैयार कर रहा है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग जो है वो बहुत ठीक ढंग से कर पाए। यानी कि दोनों तरफ से तैयारियां जबरदस्त हैं। विपक्ष को ये उम्मीद है कि जितने उनके सांसद हैं उससे ज्यादा अगर वोट मिलता है तो विपक्ष कल को सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा और सरकार में, खासकर एनडीए में एकजुटता को लेकर एक मुद्दा बनाएगा। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इस उम्मीद से है कि अगर इंडी ब्लॉक में जितने सांसद हैं उनमें कमी आती है तो सत्ता पक्ष भी इसको एक बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। फिलहाल कि अगर स्थिति देखा जाए, चाहे बीआरएस की बात की जाए, चाहे इसके अलावा बीजेडी की बात की जाए या फिर एसएडी की बात की जाए, तीनों राजनीतिक दलों ने जब इस चुनाव में हिस्सा न लेने की बात कही, ये दिखलाता है कि विपक्ष जिस मजबूती के साथ आना चाहिए था, जो उसका होमवर्क होना चाहिए था, वो होमवर्क नहीं है क्योंकि ये तीनों राजनीतिक दल फिलहाल एनडीए के साथ में नहीं है। ऐसे में विपक्ष को जब पहले से ही पता था कि उसके पास कम वोट है तो उसको हर एक राजनीतिक दल को टटोलना चाहिए था और अपने साथ लाकर खड़ा करना चाहिए था, जिसमें वो शुरुआती दौर में ही नाकाम नजर आने लगा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आप आधी तैयारी के साथ किस तरीके से कम नंबर होने के बावजूद चुनाव में आए और आप इसको संघर्ष का चुनाव कह रहे हैं। और एक जो विपक्ष का 2024, 2022 तमाम चुनाव में एक संविधान को जो मुद्दा बनाता आया है कि संविधान बचाने के लिए हर चुनाव को वो इससे रिलेट कर देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आपका होमवर्क जिस मजबूती के साथ होना चाहिए था वो होमवर्क आपने किया नहीं। आप चुनाव में सीधे तौर पर आ गए जबकि आपके पास भरपूर समय था। इसके अलावा इंडी ब्लॉक में देखना दिलचस्प होगा जब शाम को काउंटिंग होगी कि इंडी ब्लॉक के प्रत्याशी यानी कि सुदर्शन रेड्डी को कितने वोट मिलते हैं और सीपी राधाकृष्णन को कितने वोट मिलते हैं। अगर सीपी राधाकृष्णन को एनडीए से के जो आंकड़े हैं उससे ज्यादा वोट मिलते हैं तो ये राहुल गांधी की चिंता जरूर बढ़ाएगा और पूरे विपक्ष की ये चिंता जरूर बढ़ाएगा कि आधी अधूरी तैयारियों के साथ जो एनडीए के साथ ही नहीं थे उनको आप अपने खीमे में नहीं खींच पाए। चलिए, मंथन तो बाद में होगा जब गिनती शुरू होगी और नतीजे आएंगे। ऐसे में हमारे साथ निशांत अमरेंद्र भी जुड़े हैं। अमरेंद्र, है तो ये संवैधानिक पद की टक्कर, संवैधानिक पद का चुनाव है, लेकिन राजनीतिक लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। कहा जा रहा है कि दक्षिण बनाम दक्षिण की भी टक्कर है क्योंकि दोनों दक्षिण से आते हैं। ऐसे में अगले साल तमिलनाडु में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, तो क्या उस लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से भी ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहा है? चलिए, अमरेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन निशांत, जो सवाल मैं अमरेंद्र से पूछ रही थी वही सवाल मैं आपसे भी दोहराना चाहूंगी कि जिस लिहाज से हम ये चुनाव देख रहे हैं, ये टक्कर देख रहे हैं, ये है तो संवैधानिक पद का चुनाव,
उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है, ऐतिहासिक है, महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीतिक लिहाज से भी, क्योंकि सियासत इस समय गर्म है, तो राजनीतिक लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सुदर्शन रेड्डी भी और सीपी राधाकृष्णन दोनों दक्षिण से आते हैं और दक्षिण में दोनों ही पक्ष विपक्ष इस समय पैठ बनाना चाहते हैं। ऐसे में तमिलनाडु के चुनाव भी अगले साल आने वाले हैं। राजनीतिक लिहाज से ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण माना जाता है? देखिए, सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना से आते हैं और सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं। दक्षिण बनाम दक्षिण की बात कही जा रही है, लेकिन दोनों का हमें बैकग्राउंड देखना होगा। सुदर्शन रेड्डी जस्टिस थे, वो इस चुनाव में आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जबकि राधाकृष्णन पहले लीडर थे, हालांकि अभी गवर्नर के पद पर हैं। और राधाकृष्णन ने तमिलनाडु में 2 बार लोकसभा चुनाव भी जीता, वहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के रहे हैं, आरएसएस के वर्कर रहे हैं और जमीनी पकड़ वाले नेता माने जाते हैं। हालांकि अब वो एक संवैधानिक पद पर अभी भी मौजूद हैं और उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर चले जाएंगे। लेकिन राधाकृष्णन चूंकि ओबीसी समुदाय से आते हैं और अगर तमिलनाडु में बात करें तो डीएमके एआईडीएमके के बीच जो मुकाबला है उसमें बीजेपी ने पिछले कुछ समय में जो अपनी वोट प्रतिशत को बढ़ाया है, इसका एक बड़ा संदेश अगर राधाकृष्णन जीतते हैं, उपराष्ट्रपति बनते हैं, तो तमिलनाडु के बीच जाएगा, जो कि बीजेपी को बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग देने वाला होगा। और जिस तरीके से तमिलनाडु में एग्रेसिव पॉलिटिक्स बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में की है, अगर वहां बात किए तो बीजेपी के जो अध्यक्ष रहे अन्नामई, उनकी जो राजनीति करने का तरीका रहा है वो ये दिखलाता है कि बीजेपी तमिलनाडु में एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है। और जब तमिलनाडु का एक ओबीसी चेहरा देश के दूसरे नंबर के संवैधानिक पद पर बैठेगा तो उसका ग्राउंड लेवल पर मैसेज जाना, और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो दक्षिण बनाम दक्षिण की लड़ाई हो रही है, इसमें बीजेपी फिलहाल पहले से ही बढ़त बनाती हुई दिख रही है, क्योंकि सुदर्शन रेड्डी की अगर जहां तक बात करें, चूंकि उनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं है और जनता के बीच ये मैसेज देना विपक्ष के लिए काफी मशक्कत करने जैसा है। लेकिन तेलंगाना में फिलहाल कांग्रेस की जरूर सरकार है और कांग्रेस इस बात को लेकर वहां तो विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ बना हुआ है, क्योंकि एक विचारधारा की भी लड़ाई कही जा रही है। अमरेंद्र, यहाँ हम देखें कि इस उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से अगर पहले के उपराष्ट्रपति पद के चुनावों को कंपेयर किया जाए तो देखा जाए, अगर जगदीप धनखड़ की जब जीत हुई तो 528 उनको वोट मिले थे, तब बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी थी। आज एनडीए की पार्टी है, एनडीए का कोलिशन है, सभी घटक दल यहाँ साफ नजर आ रहे हैं। यहाँ ये भी दिख रहा है कि बीजेपी के साथ साथ जो घटक दल हैं उनकी एकजुटता भी यहाँ दिख रही है, एक शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ से दिखता हुआ नजर आएगा। भावना, अगर हम बात करें आज से 11 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनाई गई एनडीए की, तब से लेके इन 11 सालों में अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं एनडीए जो है लगातार मजबूत हुआ है और मजबूती से राजनीति सुचिता की बात करता रहा है। सरकार के कामों से भी उसकी झलक मिली है। और अगर हम इसी दौरान में 2 उपराष्ट्रपति चुनाव को देखें, जिसमें हम बात करें 2017 की या 2022 की, भावना आपको याद होगा पिछले चुनाव में आपने भी कवर किया है, और जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो चुनाव था 2022 में, उस दौर का अगर परिदृश्य मैं याद कर पा रहा हूं तो उस वक्त भी विपक्ष ने अपना कैंडिडेट उतारा था और इस बात की खास तौर पर दुहाई दी जा रही थी कि एनडीए को हम किसी भी तरह से इस चुनाव में हरा देंगे। और जो गणित था उस वक्त भी इंडी के पास कम था और एनडीए का बहुमत का आंकड़ा बहुत ज्यादा था। और अब जब वोटिंग स्टार्ट हुई 10 बजे से 5 बजे तक, और जब 6 बजे की काउंटिंग के बाद से आपने देखा कि जो रिजल्ट आए वो 75% जो वोट था वो जगदीप धनखड़ को मिला, और एक बड़े मैसेज के साथ, एक बड़े लार्ज नंबर के साथ जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति इलेक्ट होते हैं और राज्यसभा के सभापति के तौर पे उन्होंने काम किया, जिनका की कार्यकाल 27 अगस्त तक था, अगस्त 2027 तक था। लेकिन आपने देखा कि संसद के मानसून सत्र के पहले दिन 21 जुलाई को उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया और
सरकार ने लगभग 1.5 महीने में मतदान जो वोटिंग है उसकी डेट देके आज मतदान किया जा रहा है। तो यहाँ भी वही लगभग है। अगर आप देखिए कि 68 साल के सीपी राधाकृष्णन का जो कद है राजनीति में वो खासा अलग है। देखिए आरएसएस परिवार से आने के नाते वो लगातार वो संघ की विचारधाराओं पे काम करते रहे, सामाजिक सुचिता की बात करते रहे, 2 बार के लोकसभा सांसद है और गवर्नर के तौर पे अगर देखें महाराष्ट्र के गवर्नर के तौर पे भी उनका कार्य खासा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर और किरेन रिजिजू तक कह चुके हैं कि बेहद ही सरल इंसान है और इनसे योग्य कोई प्रत्याशी हो नहीं सकता था। संसद भवन परिसर से इस समय हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़ गए हैं। ताजा अपडेट दीजिए राजेश, अब तक कितने सांसदों ने अपना मताधिकार का प्रयोग कर दिया है? और अगर पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया की बात करें यहाँ पर और इस बार की प्रक्रिया की बात करें तो क्या कहा जाए, पहले से ज्यादा सरल और गतिशील हो गई है? क्योंकि कई चेंजेस यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, सांसद क्रमबद्ध तरीके से यहाँ आ रहे हैं और अपना मताधिकार का प्रयोग करके निकलते हुए जा रहे हैं। देखिए बाबा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मताधिकार के साथ ही संसद भवन परिसर में मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और तमाम जो राजनेता हैं, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष हों, वो तमाम राजनेता संसद परिसर पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। हमने नितिन गडकरी यहाँ पर मतदान करते हुए देखा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी से, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह को हमने वोटिंग के लिए देखा। राहुल गांधी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, कहा जा रहा था कि वो शायद विदेश में हैं, शायद वो वोटिंग के लिए नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ आकर के मताधिकार की जो प्रक्रिया है उसको पूरी की है। विपक्षी सांसदों से हमने कई बार सवाल पूछे, हमने कहा कि क्या ये दक्षिण बनाम दक्षिण की लड़ाई है? उन्होंने इस बात को साफ तौर पर नकारा और साफ तौर पर ये कहा कि ये दक्षिण बनाम दक्षिण नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए ये मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है, उसकी लड़ाई है। हालांकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से जब हमने कहा कि ये दक्षिण बनाम दक्षिण की लड़ाई है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे जो दक्षिण के प्रत्याशी हैं सीपी राधाकृष्णन वो असली हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी जो सुदर्शन रेड्डी हैं वो नकली प्रत्याशी हैं। लेकिन विपक्ष के लोगों का कहना है कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों वाला दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहां पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में बहुत सारी गरिमाओं का ख्याल किया जाता है। लिहाजा हम लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा के लिए विपक्ष ने अपना उम्मीदवार दिया है, क्योंकि जितना सत्ता का महत्व है उतनी ही विपक्ष की भी भागीदारी होनी चाहिए, विपक्ष की अपनी भूमिका होती है। लिहाजा वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो काफी आगे बढ़ रही है। राज्यसभा कार्यालय की तरफ से जो राज्यसभा सचिवालय है उसके तरफ से आधिकारिक बताया प्रयोग पाया है, लोग बचे तब जानकारी जो है वो पब्लिक डोमेन में आ सकेगी। बहरहाल काफी गहमागामी और काफी भीड़ संसद भवन परिसर में देखी जा रही है। सत्ता और विपक्ष दोनों के जो सांसद हैं वो मताधिकार के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, यही लोकतंत्र की खूबसूरती और सांसदों में उत्साह भी साफ तौर पर यहाँ देखा जा रहा है। राजेश, जिस तरीके से हमने देखा और इसके रूल ये कहते हैं कि कोई भी पार्टी अपने विप नहीं जारी कर सकती, ऐसे में भी सुदर्शन रेड्डी का कहना है कि आप अपनी अंतरात्मा को सुनिए और फिर अपने मताधिकार का प्रयोग करके आइए। तो इस अंतरात्मा के जरिए क्या वो एक संदेश ये भी देना चाह रहे हैं कि चाहे आप दूसरे खेमे में हो लेकिन आप अपनी अंतरात्मा को सुन के आप इस खेमे की तरफ जुड़ जाइए? तो एक क्रॉस वोटिंग का सस्पेंस भी यहाँ बरकरार है अभी भी। लेकिन देखिए ये बहुत मतलब सवाल जो है मौजूद सवाल है भावना, लेकिन ऐसा संभव होता हुआ दिखाई इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के सांसदों की कार्यशाला 2 दिनों तक यहाँ पर संसद भवन परिसर में जीएमसी पाल योगी ऑडिटोरियम में आयोजित की गई और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद शिरकत करने के लिए आए। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये हर हाल में कोशिश की जा रही है कि एनडीए के जो भी सांसद हैं उनका वोट किसी भी स्थिति में रद्द नहीं होना चाहिए, किसी भी स्थिति में खराब नहीं होना चाहिए। इसीलिए कार्यशाला का आयोजन किया गया और कल प्रधानमंत्री ने जो अपना समापन उद्बोधन वहां पर किया कार्यशाला में, जो सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी मिली तो उसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की, उम्मीद भी जताई, निर्देश भी दिया कि एक भी वोट खराब नहीं होना चाहिए और हर हाल में मताधिकार का प्रयोग जो है वो ठीक ढंग से किया जाना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि
जो पर्ची पर जो मतदान की प्रक्रिया होती है उसमें गलत टिक लग जाता है या गलत तरीके से मतदान की प्रक्रिया हो जाती है। तो निश्चित तौर पर एनडीए की कोशिश है कि चाक चौबंद तरीके से वोटिंग का काम संपन्न कराया जाए। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी अंतरात्मा को टटोल रहे हैं। तो मुझे वो वाकया याद आ रहा है भावना, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जो 1989 में देश के प्रधानमंत्री बने थे, मंडल कमीशन लागू होने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस लिया था और जब संसद में वो विश्वास मत पर वोटिंग के लिए आए थे, तो उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी यही कहा था कि लोग अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग करें। उन्हें भी उम्मीद थी कांग्रेस के जो ओबीसी सांसद हैं या एससी सांसद हैं वो उनके पक्ष में मतदान करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि वहां पार्टी व्हिप भी होती है, लेकिन इस चुनाव में पार्टी व्हिप जो है वो जारी नहीं करती है, ना ही एनडीए की तरफ से, ना ही यूपीए की तरफ से, ना ही कांग्रेस की तरफ से। ऐसे में एक भरोसा, उम्मीद विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं वो मन में पाल उन्होंने जरूर रखा है, लेकिन जिस तरीके से एनडीए का अपना कार्यशाला हुआ है और जिस तरीके से चाक चौबंद तरीके से वोटिंग कराने का ऐलान किया गया है, ऐसे में मुझे ये बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है कि किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग जो है वो हो सकती है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए इस समय मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। राजेश, साफ तौर पर दिख रहा है कि सभी सांसदों में उत्साह दिख रहा है और लोकतांत्रिक का जो व्यवस्था है उसमें किस तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाए, ऐसे में सभी सांसद कतारबद्ध तरीके से आते हुए और अपने मतों का प्रयोग करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। फिलहाल 5 बजे तक वोटिंग होनी है, उसके बाद 6 बजे से गिनती शुरू होगी और करीब 2 घंटे में ये पता चल जाएगा कि देश को अगला राष्ट्रपति कौन, उपराष्ट्रपति कौन मिलने वाला है। फिलहाल राजेश, अमरेंद्र और निशान, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल प्रदेश और पंजाब दौरे से लेकर। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब और हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी दोनों राज्यों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। पीएम आज सबसे पहले दोपहर में कांगड़ा पहुंचेंगे, जहां वो अधिकारियों से मिलेंगे और मौजूदा स्थिति पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। प्रधानमंत्री कांगड़ा में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों, NDRF, SDRF और आपदा मित्र टीम से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया है कि प्रधानमंत्री के साथ बैठक में राज्य सरकार आपदा पर एक विस्तृत प्रस्तुति देगी। इस मॉनसूनी सीजन में हिमाचल के कई इलाकों में भारी भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाएं हुई हैं, जिसमें काफी जानमाल का नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में लोगों को भारी बारिश से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य में आज आसमान साफ रहने की संभावना जताई है। विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों तक मानसून कमजोर रहेगा और बारिश की तीव्रता घट जाएगी। हिमाचल में इस बार मानसून कई हिस्सों में सामान्य से ज्यादा सक्रिय रहा है। आपको बता दें कि शिमला में औसत से 113% और कुल्लू में 116% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जबकि अगर अन्य जिलों की बात की जाए तो अनुमान से ज्यादा बारिश यहां पर भी हुई है। राज्य में सड़कों, मकानों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है और अब तक प्रदेश में करीब 4080 करोड़ रुपए की संपत्ति बर्बाद हो चुकी है। राज्य में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 1000 से ज्यादा सड़कें इस समय बाधित हैं। आपदा में 1194 घर पूरी तरह तबाह और 5077 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। राज्य में राहत और बचाव कार्य जारी है, जिससे जल्द से जल्द लोगों को मदद की जा सके।
हिमाचल प्रदेश के निरमंड की घाटू पंचायत के शर्मानी गांव में बीती देर रात हुए भयंकर भूस्खलन से एक मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गया। जानकारी के अनुसार इस प्राकृतिक आपदा में एक ही परिवार के 5 सदस्य लापता बताए जा रहे हैं, जबकि एक शव बरामद हुआ है। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर डटी हुई हैं और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। इस बीच भाखड़ा बांध की गोविंद सागर झील का खतरे के निशान से 1680 फीट है, मगर अब भी भाखड़ा बांध खतरे के निशान से लगभग 2.90 फीट कम है। वहीं भाखड़ा बांध के चारों फ्लड गेट 6-6 फुट तक खोले गए हैं। नांगल डैम से विभिन्न नहरों और सतलुज नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री मोदी पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। शाम को प्रधानमंत्री मोदी गुरदासपुर पहुंचेंगे, जहां वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और जमीनी स्थिति पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीम से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे का उद्देश्य इस कठिन समय में दोनों राज्यों के लोगों की सहायता के लिए राहत और पुनर्वास प्रयासों की बारीकी से निगरानी करना है। इस बीच पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री से बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए 20,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा करने का आग्रह किया है। कहा जा रहा है कि पंजाब में कई सालों बाद ऐसी भयानक बाढ़ आई है। सतलुज, ब्यास और रावी जैसी नदियां इस समय उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आज पंजाब में मौसम साफ रहने की संभावना व्यक्त की है। पंजाब में भारी बारिश और उफनती नदियों से आई बाढ़ के कारण अब तक 51 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग लापता हैं। प्राकृतिक आपदा से अब तक 2064 गांव प्रभावित हुए हैं, जबकि 23,015 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। राज्य में बाढ़ से 3,87,959 प्रभावित हुए हैं। वहीं 1,84,938 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है। राज्य में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। पंजाब में भारी बारिश और उफनती नदियों से बाढ़ का सामना कर रहे लोगों के लिए सेना लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी है। राज्य में बीते दिनों प्राकृतिक आपदा से बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस बीच सेना का राहत और बचाव कार्य जारी है, जो फंसे हुए लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ला रहा है। पंजाब में बाढ़ के दौरान अब तक 51 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही गुरदासपुर और आसपास के जिलों में मचाई है। गुरदासपुर में 7 गांव ऐसे हैं जिनके लोग अभी भी गांव जाने या आने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। इन गांवों का संपर्क अभी भी पूरे देश से टूटा हुआ है। रावी नदी के किनारे गुरदासपुर के मकौड़ा पत्तन इलाके में बसे इन गांवों का जायजा लिया हमारे सहयोगी गुरमीत सिंह ने। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। इस समय हम गुरदासपुर के मकौड़ा पत्तन इलाके में मौजूद हैं, जहां पर जो बाढ़ है उसने काफी बड़े स्तर पर तबाही मचाई थी। यहाँ पर कुछ लोकल लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। बाढ़ आने से पहले ये पूरी खेती हुआ करती थी, ये पूरी खेती हुआ करती थी और ये पानी कम से कम भी तो 8 फुट 7 फुट मतलब कि अभी ऊंचा पानी चल रहा है। यहाँ की हुई थी पूरी। किसानों का ये गन्ने की खेती देख रहे हो, सेम ऐसे ही गन्ना, ये जो दरिया पानी बह रहा है यहाँ पूरा खेती हुआ करती थी। मतलब जो बाढ़ के समय पहले तो आप देख ही रहे हो, पहले दरिया तो काफी दूर था, अभी 7-8 फुट रेता जो जमीन के ऊपर चला गया और जमीन और किसानों का जो देखो ना, गन्ने का खेत जहाँ पर भी खेत होते थे कितना नुकसान हो गया। तो पहले ये अभी ये देख रहे हो अपने सामने वाला जो टोया जहाँ पर ये किसान है जिनकी पैली है, जो जिनका खेत है, उनका पूछो कितना खेत बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैं यही उम्मीद करता हूँ गवर्नमेंट से भी जो भी किसान का जो भी नुकसान हुआ है वो भरपूर दिया जाए, जितना भी हुआ। पर सभी गन्ने की खेती होती थी और पेड़ भी थे जहाँ पर पॉपुलर के, जो सब कुछ रूट कर चला गया। कुल मिलाकर ये तस्वीरें जो हैं फिलहाल गुरदासपुर में मकौड़ा पत्तन इलाके में नजर आ रही हैं, जहां पर किसान और जो लोकल लोग हैं वो बड़े स्तर पर जो धरातल पर है वो तस्वीर बदलती देख रहे हैं। पहले यहाँ पर कुछ और तस्वीर नजर आया करती थी, खेत नजर आया करते थे और अब यहाँ पर नदी का पानी पहुंच चुका है। कैमरा पर्सन रंजीत सिंह के साथ गुरमीत सिंह, डीडी न्यूज, गुरदासपुर, पंजाब। तो पंजाब में आई बाढ़ से सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान पहुंचा है तो वो गुरदासपुर को पहुंचा। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पंजाब का दौरा करेंगे और गुरदासपुर में अधिकारियों से मुलाकात करेंगे तो
तो बताया जाएगा उनको कि किस तरीके से पुनर्वास कार्य का काम यहां आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात अब उत्तराखंड की कर लेते हैं। उत्तराखंड में बारिश का दौर अब थमता नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में बारिश के दौर में कमी आ चुकी है, लेकिन भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। उत्तरकाशी में हाल ही में ऐसे भूस्खलन की घटना सामने आई है। गंगोत्री नेशनल हाईवे धरासू बैंड से आगे ऋषिकेश मार्ग की ओर एक बड़ा पहाड़ का हिस्सा टूट गया। वहीं दूसरी ओर गंगोत्री नेशनल हाईवे नालू पानी के पास गंगोत्री हाईवे में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा आ गिरा, जिससे सड़क पूरी तरह मलबे में दब गई, जिसके कारण यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। गनीमत रही कि जिस समय ये घटना हुई उस समय रास्ते में कोई भी राहगीर नहीं था, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल इस घटना के बाद मौके पर बीआरओ की 2 मशीनों को सड़क खोलने के लिए तैनात किया गया है। मथुरा वृंदावन में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे कई गांव जलमग्न हो गए हैं। प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर जाने वाले मार्ग पर पानी भर गया है। मथुरा वृंदावन माठ नौझील में कई घाट, कॉलोनियां और मंदिर जलमग्न हो गए हैं। यहां तक कि 11 घाट यानी केशी घाट, चीर घाट, ब्राह्मर घाट, श्रृंगार घाट, गोविंद घाट, जगन्नाथ घाट, विश्राम घाट सहित कई मंदिरों के स्तंभ और गर्भगृह का पानी पहुंच चुका है। प्रशासन ने बाढ़ में फंसे लोगों के लिए आवश्यक इंतजाम किए हैं और 25 राहत शिविरों में 5000 के करीब लोग रह रहे हैं। जिला अधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह ने जिले में स्कूल की छुट्टी एक बार फिर बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि यमुना नदी में रात 12 बजे जलस्तर 167.62 मीटर पर पहुंच गया, जो अब धीमे धीमे कम हो रहा है। यमुना जी का जलस्तर खतरे के निशान से 71 सेंटीमीटर ऊपर है और अभी पीक आना बाकी है। हम लोगों को पूरा विश्वास है आज शाम तक पीक आ जाएगा। जो 2023 में पानी आया था उसी के आसपास रहेगा, उससे ऊपर मुझे नहीं लगता बढ़ेगा। लोग धैर्य बनाए रखें। आप स्वयं भी देख रहे होंगे हर जगह जितने भी 20 से अधिक गांव या मोहल्ले प्रभावित हैं, सब जगह शेल्टर होम बनाए गए हैं, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था की गई है, मवेशी शिफ्ट कर दिए गए हैं, उनके भी चारा और भूसे की पर्याप्त व्यवस्था है। हर शेल्टर होम में डॉक्टर्स की व्यवस्था है। मथुरा के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव जैन ने बताया कि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए प्रशासन मुस्तैद है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर राहत शिविर लाया जा रहा है। देखिए, हमारे मथुरा तहसील में लगभग 12 बाढ़ चौकी बनी हुई है। पूरी सदर तहसील में हमारी 12 बाढ़ चौकियों में मिला के लगभग 2500 के करीब लोग आ चुके हैं, जो अपने पशुओं के साथ भी आए। यहाँ भी कई लोग अपने पशुओं के साथ आए हैं, तो उनके पशुओं के लिए भी सारी व्यवस्थाएं चारे की, भूसे की करी गई है। और लोगों को निरंतर बोलने के बावजूद देखा जा रहा है कि कुछ लोग अभी भी अपने घर से नहीं निकले हैं। उनको निकालने के लिए नाव और ट्रैक्टर भेजे जा रहे हैं और इंश्योर किया जा रहा है कि सभी के सभी लोग सुरक्षित रहे और उनको सारी चीजें मिलती रहे। बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि आपदा से भारी नुकसान पहुंचा है और उन्हें राहत शिविरों में शरण लेना पड़ रहा है। प्रशासन ने उनके लिए आवश्यक इंतजाम किए हैं और खाने पीने की अच्छी सुविधाएं हैं। कॉलोनी में पानी भर चुका है, सब यहाँ पे लक्ष्मी गार्डन पे ठहरे हुए हैं प्रमुख जी की जगह पे, और सरकार की तरफ से बहुत अच्छी सुविधा है। सुबह शाम खाना आता है और चाय भी आती है, सब अच्छी तरह से सुविधा है, सब खाने पीने की सब सुविधा अच्छी है। पूरी कॉलोनी जमुना जी में जलमग्न हो गई है, उसमें कुत्ते, बिल्ली और जानवर वगैरह फंसे हुए हैं। इंसान लोग तो बाहर आ गए हैं। सरकार द्वारा हमको सब खाना पीना, चाय पानी, नाश्ता सब मिल रहा है। घर में पानी आ चुका है, कमरे में सामान सबरा खराब हो चुका है। अब लक्ष्मी गार्डन में रुके हुए हैं, क्या करें, सब व्यवस्था खराब हो गई है। यहाँ तो बढ़िया व्यवस्था चल रही है खाने पीने की। तो यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम भारत की अपनी 8 दिवसीय राजकीय यात्रा पर मुंबई पहुंच चुके हैं। अपने वर्तमान कार्यकाल में यह भारत की उनकी पहली राजकीय यात्रा है। अपनी यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर रामगुलाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा वे मुंबई, वाराणसी, अयोध्या और तिरुपति भी जाएंगे। बिहार में नीतीश सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। इस योजना के तहत पहली किश्त में महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। राज्य के नगर निकाय क्षेत्रों के लिए वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है ताकि शहरी क्षेत्र की महिलाएं भी आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकें। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफलाइन आवेदन की व्यवस्था रखी गई है। बड़ी संख्या में खासकर ग्रामीण महिलाएं पंचायत केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन पत्र भर रही हैं। बिहार के एक ऐसे ही पंचायत केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने। केंद्र और बिहार सरकार की ओर से महिलाओं को, यानी कि एक घर से एक महिला को इसी महीने 10,000 की राशि मुख्यमंत्री की ओर से दी जाएगी। और इसके लिए यहाँ आप देख रहे हैं कि पटना जिले का एक पंचायत है चिपुरा, और यहाँ पर काफ़ी महिलाएं हैं, फॉर्म भर रही हैं। और ऐसा सरकार का कहना है कि 15 तारीख तक हर लाभुक के खाते में 10,000 रुपये आ जाएगा। और अगर आप बढ़िया करते हैं, उनका व्यापार अगर अच्छा होता है तो बाद में 75,000 और उसके बाद 2 लाख रुपए तक की राशि भी महिलाओं को दी जाएगी। तो ये महिलाएं फॉर्म भरने आई यहाँ पे। हम आपसे बात आपसे क्या करने आई आप यहाँ पर? मुख्यमंत्री योजना की तरफ से मिल रहा है 10,000 की राशि है। इसके बाद फिर दे देंगे तो उसके बाद फिर 2 लाख का राशि भी मिलेगा। उससे रोजगार बढ़ाना है, रोजगार करने के लिए मिलेगा सर। और इसका कुछ भी सूद नहीं भरना पड़ेगा। इसके बाद जो रोजगार जो आगे बढ़ाने के लिए गरीबी को मिल रहा है, उसके बाद 2 लाख का फिर अथी होगा। हम भरवाने के लिए आए हैं सब जी का। बेरोजगार जो महिला है उसको रोजगार मिल रहा है, पैसा मिलेगा 10,000 रुपया। और उससे जो महिला जो जिसको दीदी का गरीबी रेखा है उसको आगे मैं रोजगार करने के लिए मिल रहा है। तो आपने देखा कि एक लंबी कतार है यहाँ पर महिलाओं की जो जीविका से जुड़ी हुई हैं। और सरकार का कहना है कि इसी महीने की 15 तारीख के बाद सभी के खाते में जो हर घर की एक महिला को 10,000 रुपये उनके खाते में आएंगे। और अगर अच्छा करेंगी तो सरकार उनकी प्रोत्साहन राशि को और आगे बढ़ाएगी। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने और ग्रीन एनर्जी पर फोकस के लिए नई दिल्ली से भारत महा ईवी रैली की शुरुआत हुई है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन द्वारा आयोजित ये ईवी कार रैली 100 दिनों में करीब 21,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करेगी और करीब ग्रीन मोबिलिटी और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए ये रैली पूरे देश में की जाएगी और लोगों को जागरूक करेगी। रैली के दौरान ईवी और पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम तो आयोजित किए ही जाएंगे, साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर 1 करोड़ से ज्यादा वृक्षारोपण भी किया जाएगा। रैली की समाप्ति पर ईवी को लेकर टेक्निकल और इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी रिपोर्ट विभिन्न संबंधित मंत्रालयों को सौंपी जाएगी। ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए और देश भर में ईवी को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जो है भारत महा ईवी रैली जो है वो दिल्ली से शुरू हो रही है और नई दिल्ली से ये रैली जो है पूरे देश भर में जाएगी, जहां पर कि करीब 21,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर ये तय करेगी। 100 दिन का पूरा ये सफर रहेगा और इस रैली के माध्यम से जो है पूरे देश भर में ग्रीन मोबिलिटी को लेकर अवेयरनेस फैलाई जाएगी। साथ ही 1 करोड़ से ज्यादा जो है वृक्षारोपण भी जो है वो किया जाएगा। सुधांशु जी हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं क्या पूरा कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है। 9 सितंबर भारत महा ईवी रैली का उद्घोष हो रहा है। 9 सितंबर ये हमने इसलिए सुना क्योंकि 9 सितंबर इज इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल डे। ये रैली दिल्ली से चलकर संपूर्ण भारत में 28 प्रदेशों और 8 केंद्रीय शासित राज्यों में जाकर 21,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इसके साथ साथ इस रैली के दौरान हम पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए 1 करोड़ पेड़ों का वृक्षारोपण भी कर रहे हैं। इस रैली का उद्देश्य सबसे बड़ा ये है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक सपना देखा है नेट जीरो कार्बन एमिशन का, वो हमें कम करना है। कितने व्हीकल जाएंगे, किस तरह का पूरा कार्यक्रम होगा? यहाँ से हम 5 व्हीकल निकाल रहे हैं जो कि 150 जगह हिंदुस्तान में करीब 150 जगह रुकेंगे। उन सब 150 जगहों पे हमारे रोड शोज है, सेमिनार्स है। भारत के 23 IITs के साथ हमने टाइप किया है, वहां पे सब सेमिनार्स हैं हमारे।
100 से अधिक यूनिवर्सिटीज के साथ हमारा टाई अप है। वहाँ हम लोग रोड शो देंगे। वहाँ पे पूरा एक काफिला ईवी का, जिसमें 2 व्हीलर 3 व्हीलर ट्रैक्टर्स, हैवी व्हीकल्स, गाड़ियां सब मिलके काफिला मिलके सड़कों पे जाएगा, लोगों को उत्साहित करेगा, प्रोत्साहन देगा कि ईवी व्हीकल जो सोचते हैं कि एक लोकल लिमिट में ही चला सकते हैं, नहीं, ईवी व्हीकल हम लोकल लिमिट में नहीं, आज हम हिंदुस्तान के किसी भी कोने में लेके जाते हैं, जा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ये व्हीकल है जो कि यहाँ से रवाना हो रहा है और पूरे ये व्हीकल जो है ये पूरे देश भर में जाएंगे। वहाँ पर अन्य जो व्हीकल है वो ज्वाइन करेंगे और इस रैली के माध्यम से जन जागरूकता का संदेश दिया जाएगा, साथ ही लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाएगी। शैक्षणिक संस्थानों के साथ भी वहाँ पर तमाम संगोष्ठियाँ और चर्चाएं की जाएंगी और ईवी को लेकर, ग्रीन मोबिलिटी को लेकर देश में एक माहौल बने, देश में लोग जागरूक हो और इसको बढ़ावा मिले और साथ ही पर्यावरण जो है उसका भी संरक्षण हो, इसको लेकर जो है ये पूरी जो है भारत महा ईवी रैली जो है उसकी शुरुआत जो है नई दिल्ली से हो रही है। कैमरामैन योगेश के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के यमुना विहार इलाके में देर रात एक भीषण हादसा हुआ है। पिज्जा हट के ग्राउंड फ्लोर पर बने इलेक्ट्रिक पैनल में अचानक आग लग गई। इस हादसे में लगभग 5 लोग झुलस गए, जिनमें 3 पिज्जा हट के कर्मचारी और 2 राहगीर शामिल हैं। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया और आसपास मौजूद गैस सिलेंडर और वाहन इसकी चपेट में आ गए। सभी घायलों को तत्काल जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत को खतरे से बाहर बताया है। मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोप में बांद्रा पॉक्सो अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जहां महज 3 महीने में अदालत ने अदालती कार्यवाही पूरी करते हुए आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। ये पूरा मामला चिल्ला थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां बीते 3 जून को एक युवक ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसे जंगल में फेंक दिया था। मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने आज इसे दुर्लभतम अपराध मानते हुए आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। पॉक्सो के जो जज साहब हैं आदरणीय प्रदीप कुमार मिश्रा जी, इसको विरलतम से विरलतम श्रेणी में मानती है। 1 से 3 बीएनएस की जो धारा है हत्या की, उसमें 50,000 जुर्माना और मृत्युदंड और 6 पॉक्सो में मृत्युदंड की सजा इसको अंततः जो है इन्होंने दी। तो बांदा पॉक्सो अदालत की तरफ से ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। आइए आगे बढ़ेंगे और टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात कर लेते हैं। 50वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गांधी वेब सीरीज के पहले 2 एपिसोड प्रीमियर हुए हैं। अभिनेता प्रतीक गांधी ने हंसल मेहता के निर्देशन में बनी इस सीरीज में महात्मा गांधी की भूमिका निभाई है। टोरंटो में हमारे संवाददाता मुनमुन भट्टाचार्य ने प्रतीक गांधी से उनके रोल की चुनौतियों के बारे में बात की। प्रतीक गांधी, जिन्होंने महात्मा गांधी का रोल अदा किया है गांधी वेब सीरीज में, जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई है, हमारे साथ हैं। प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ में। ये बताइए कि कितना चैलेंजिंग था एक कॉम्प्लेक्स और हिस्टोरिकल रिवर्ड फिगर को दिखाया आपने। सबसे बड़ी चैलेंज इसमें ये थी कि हम जिस मोहन की बात करने जा रहे हैं उसे हम खुद महात्मा के तौर पे ना देखें। वो हम इस मोहन की बात कर रहे हैं जिसे शायद दुनिया नहीं जानती, क्योंकि ज़्यादातर दुनिया महात्मा को ही जानती है, पर मोहन की अपनी जर्नी है। सबसे बड़ी चैलेंज सिर्फ ये थी कि क्योंकि मैंने बचपन से महात्मा गांधी को देखा है, सुना है, पढ़ा है, पर मोहन की जर्नी हम नहीं बता पाए कभी। तो मुझे उस मोहन की इनोसेंस को बाहर लाना था, बस वही एक चैलेंज था, और जिसे हमने, मुझे लगता है कि हमारे राइटर्स ने बहुत बखूबी से इसे लिखा है। जी बताइए कुछ अपने प्रिपरेशन के बारे में, क्योंकि हम, जैसे आपने कहा, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक शायद लॉ स्टूडेंट भी दिखाया है, एक कॉन्फिडेंट लीडर भी दिखाया है, तो प्रिपरेशन कैसी रही आप? जब मैं खुद को ये सोच रहा था कि हमें मोहन को बनाना है, तो मोहन को बनाने के लिए, और मैं थोड़ा भाग्यशाली ऐसे भी रहा कि मैं पिछले 10 सालों से थिएटर पे मोहन का मसाला करके एक नाटक करता हूँ, जो कि 95-100 मिनट्स का मोनोलॉग है। तो उसमें यंग मोहन की ही बात करते हैं हम। तो उससे काफ़ी कुछ मेरी तैयारी हो गई थी। तब मैं नहीं जानता, जब 2015 में प्लेन शुरू किया नाटक ये, कि मुझे कभी ऐसा मौका मिलेगा। दूसरा ये था कि हम जिस मोहन की जर्नी बता रहे हैं ना, उसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। उनका साउथ अफ्रीका में जितना भी उन्होंने काम किया है उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। तो मेरी तैयारी सिर्फ ये थी कि मैं उन्हें अपने दिमाग में महात्मा ना बनाऊं, मैं उन्हें अपने दिमाग में फादर ऑफ द नेशन ना सोचूं। मैं एक ऐसे इंसान की कहानी कहने जा रहा हूं जो मेरे जैसा है। आपने अपनी धर्मपत्नी के साथ काम किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा?
बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा। मैंने और भामिनी ने, हम सालों से थिएटर करते थे और सपना देखते थे कि कभी एक अच्छी स्क्रिप्ट मिली तो स्क्रीन पे साथ में काम करने का मौका मिलेगा, पर हमने नहीं सोचा था कि वो मौका गांधी वेब सीरीज़ में मिलेगा, जहां वो कस्तूर कर रही है, मैं मोहन कर रहा हूँ। रिसेप्शन कैसा रहा टोरंटो में वेब सीरीज़ का? टोरंटो में हमने पहले 2 एपिसोड दिखाए हैं और जिस तरह से यहाँ के लोगों ने और इसे सराहा है, जिस हिसाब से उनका रिएक्शन था, हमें बहुत बहुत अच्छा रिसेप्शन मिला है यहाँ पर। स्टैंडिंग ओवेशन एक बहुत बड़ी बात होती है, और जब एक भी आदमी उठ के कहीं हिला नहीं है, 2 घंटा स्ट्रेट बैठ के उन्होंने 2 एपिसोड देखे हैं, और जिस हिसाब से उन्होंने छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया है, जिस हिसाब से बाद में उनसे बात भी हुई, मुझे लगता है जो हम चाहते थे वो काफ़ी हद तक हो पाया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थी हमारी बातचीत प्रतीक गांधी के साथ, जिन्होंने महात्मा गांधी का रोल अदा किया है गांधी वेब सीरीज में। कैमरामैन वाई के लोकनाथ के साथ मैं मुनमुन भट्टाचार्य, टोरंटो से दूरदर्शन न्यूज़ के लिए। नेपाल में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। प्रतिबंध हटाने की घोषणा पीएम केपी शर्मा ओली के सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरंग ने की। इससे पहले कल जेनजी के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में हालात हिंसक हो गए थे। हालात की गंभीरता को देखते हुए नेपाल सरकार ने देर रात कैबिनेट की बैठक बुलाई। बैठक में उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन निर्णय लिया गया। कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यह समिति आगामी 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्रतिबंध को वापस लेना था, लेकिन जब प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई तो स्थिति बेकाबू हो गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसमें 19 लोग मारे गए और 250 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस गंभीर स्थिति की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया है। भारत ने नेपाल के घटनाक्रम पर पूरी नजर बनाई हुई है। भारत ने नेपाल में विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई युवाओं की मौत पर दुख जताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक घनिष्ठ मित्र और पड़ोसी होने के नाते हम आशा करते हैं कि सभी संबंधित पक्ष संयम बरतेंगे और शांतिपूर्ण तरीकों और बातचीत के जरिए किसी भी मुद्दे का समाधान करेंगे। काठमांडू और नेपाल के कई अन्य शहरों में कर्फ्यू पर संज्ञान लेते हुए विदेश मंत्रालय ने नेपाल में भारतीय नागरिकों को सलाह दी कि वे सावधानी बरतें और नेपाली अधिकारियों द्वारा जारी किए गए कदमों और दिशा निर्देशों का पालन करें। नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद नेपाल में स्थित कई देशों के दूतावासों ने संयुक्त बयान जारी किया है। ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, जापान, कोरिया, यूके और अमेरिका के दूतावासों ने कहा कि काठमांडू के कई हिस्सों में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दौरान हुई जानमाल की हानि और लोगों के घायल होने से हम बहुत दुखी हैं। हम पीड़ित परिवारों और प्रभावितों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के जल्द से जल्द पूरी तरह से ठीक होने की कामना करते हैं। हमारी सरकारें शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सार्वभौमिक अधिकारों के प्रति अपने मजबूत समर्थन को दोहराती है। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे अधिकतम संयम बरतें, स्थिति को और खराब होने से रोकें और यह सुनिश्चित करें कि इन मौलिक अधिकारों की रक्षा हो। खेल की खबरों का रुख कर लेते हैं। यूएई की सरजमी पर आज से एशिया कप T20 टूर्नामेंट का आगाज होने जा रहा है, जहां पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और एक क्वालिफायर टीम के बीच ट्रॉफी की जंग होनी है। देखिए एशियाई क्रिकेट के इस महाकुंभ की तैयारियों और टीम इंडिया के मिशन एशिया कप पर यह खास रिपोर्ट। दुबई में मंगलवार से शुरू होने वाले एशिया कप T20 टूर्नामेंट में भारतीय टीम को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारत का सामना पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी पारंपरिक प्रतिद्वंदी टीमों से होगा, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में भारतीय टीम के लिए उन्हें चुनौती देना आसान नहीं होगा। एशिया कप T20 टूर्नामेंट का आगाज अफगानिस्तान, हांगकांग भिड़ंत से होगा। एशिया कप अब तीसरी बार T20 फॉर्मेट में होने जा रहा है। हालांकि क्रिकेट प्रेमियों को रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले बहुप्रतीक्षित मुकाबले का इंतजार होगा। T20 एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें 2 बार भारत की जीत हुई है और 1 बार टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है।
भारतीय चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर और मुख्य कोच गौतम गंभीर ने टीम चयन में बड़ा कदम उठाते हुए एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा स्वीकृत 17 सदस्यीय टीम के बजाय सिर्फ 15 खिलाड़ियों को चुना। इस लिहाज से भारत के लिए इस बार एशिया कप के अलग मायने हैं। भारत ने अब तक 7 बार वनडे और 1 बार T20 प्रारूप में एशिया कप खिताब जीता है। एशिया महाद्वीप में अपना दबदबा कायम रखने के लिए टीम इंडिया पूरी ताकत झोंकेगी। भारत के लिए प्रतिद्वंदी टीम की चुनौतियों की बात करें तो पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी टीमें इस समय बदलाव के दौर से गुजर रही हैं और उनके लिए भारत की बराबरी करना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टीम से बाहर रखा है। अब उसकी उम्मीदें तेज गेंदबाजों शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली पर टिकी हैं। वहीं श्रीलंका टीम की कमान चरित असलंका के हाथों में है। पिछले मुकाबलों में टीम का प्रदर्शन बेहतर है, लेकिन लंबे टूर्नामेंट में निरंतरता बनाए रखना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। बांग्लादेश टीम इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रही है। हालांकि सुपर 4 में पहुंचना उनके लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं लग रहा है। भारतीय टीम के सामने असली चुनौती अफगानिस्तान की मानी जा रही है। उसके पास मजबूत स्पिन आक्रमण है और बल्लेबाजी भी पिछले कुछ वर्षों में काफी बेहतर हुई है। संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और हांगकांग जैसी टीम के लिए इस टूर्नामेंट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल कौशल और देश में क्रिकेट की प्रगति को दिखाने का एक बड़ा मौका है। भारत की नजरें सिर्फ एशिया कप जीतने पर नहीं, बल्कि आने वाले T20 विश्व कप 2026 के लिए सही संयोजन तलाशने पर भी होगी। तो तैयार हो जाइए क्रिकेट के इस एशियाई महाकुंभ के लिए, जहां हर चौका छक्का, हर विकेट और हर रन नई इबारत लिखेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, टीडी न्यूज। काफा नेशंस कप 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम ने कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई है। भारतीय टीम ने तीसरे स्थान के लिए हुए मैच में ओमान को पेनल्टीज में 3-2 से मात दी। निर्धारित समय तक स्कोर 1-1 से बराबर रहने के बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट में हुआ। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।